हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का हमारे टॉपिक क्या है? पूर्ण परावर्तक दूरदर्शी। पूर्ण नहीं, केवल परावर्तक दूरदर्शी। क्या? परावर्तक दूरदर्शी। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली भाई इसमें? एक तो लेंस था हमारे सिलेबस के हिस्सा, एक हमने वो नहीं पढ़ा था, प्रकाशिक तंतु है ना, वो प्रकाशिक तंतु आज के इस लेक्चर में लास्ट में करवा देंगे ना। तो हमारे सूक्ष्मदर्शी हो गई, दूरदर्शी हो गई। सूक्ष्मदर्शी कितने टाइप की थी? दो टाइप की, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक थी दूरदर्शी, क्या थी? दूरदर्शी थी। अब एक है परावर्तक दूरदर्शी। क्या है? परावर्तक दूरदर्शी। इसको बनाने का कहीं कारण है भाई, वो आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे। परावर्तक दूरदर्शी हेडिंग लगा लो, कॉपी में हेडिंग लगा लो, परावर्तक दूरदर्शी। इसको कैसे ग्रहण दूरदर्शी भी कहते हैं। पहले यानी पीछे मैंने इसका ये नाम लिखवा दिया था ना, कैसे ग्रहण दूरदर्शी। क्या कहते हैं? कैसे ग्रहण दूरदर्शी भी कहते हैं इसको। कैसे ग्रहण दूरदर्शी, कैसे ग्रहण दूरदर्शी। अब देखो भाई, अब ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ना, इसमें और अपवर्तक दूरदर्शी, जो पीछे वाले दूरदर्शी हमने पढ़े थे उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक दूरदर्शी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं अपवर्तक? क्यों कहते हैं? और इसको परावर्तक क्यों कहते हैं? अपवर्तक का मतलब लेंस है जो प्रकाश का क्या करते हैं? अपवर्तन करते हैं। परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं ना। तो उसमें दो उत्तल लेंस काम में लिए थे और उन्होंने प्रकाश का अपवर्तन किया था ना, इसीलिए उसको कहते हैं अपवर्तक दूरदर्शी। क्या कहते हैं? और इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें हम दर्पण का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दर्पण का। अवतल दर्पण यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अवतल दर्पण। ये क्यों, कैसे करेंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर अभी आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, है ना। तो इसमें देखो, तो इसमें परावर्तक दूरदर्शी में लिखो पहले, इसमें लिखो परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में, परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक है। ज़्यादा सुविधाजनक है क्योंकि, ज़्यादा सुविधाजनक है क्योंकि, अब पहला पॉइंट लिखो, दो तीन पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें पहला यानी हमने क्या लिखा था कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक है क्योंकि, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, परावर्तक दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब, परावर्तक दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। कैसा होता है भाई? अधिक चमकीला होता है। परावर्तक दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। पहला लिख दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरे पॉइंट में ऐसे लिखो, दूसरे पॉइंट में ऐसे लिखो, अपवर्तक दूरदर्शी में, दूसरा पॉइंट में अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष पाया जाता है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। इसमें लिखो अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष पाया जाता है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, अपवर्तक दूरदर्शी में, तीसरे पॉइंट में लिखो अपवर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपतन दोष, अपवर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपतन दोष, गोलीय विपतन दोष पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। इसमें लिखो कि यानी अपवर्तक दूरदर्शी में, अपवर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपतन पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। जबकि इसमें लिखो, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके, लिखो जबकि परावर्तक दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके, परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके गोलीय विपतन दोष को समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है। ये देखो भाई, ये बस इसके अंदर कंप्लीट इतना ही लिखना है। अब इसके नीचे लिखो, ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए भाई हमारे, है ना। जो इसके मेन 3 पॉइंट है ना, ये वाले, इन दोनों में अंतर। अब इसके बाद में इसके नीचे लिखो इसकी बनावट। क्या है भाई? इसकी बनावट। इसकी बनावट में लिखो, इसकी बनावट में ऐसे लिखो, परावर्तक दूरदर्शी में एक धातु की चौड़ी बेलनाकार नलिका होती है। एक धातु की चौड़ी बेलनाकार नलिका होती है। परावर्तक दूरदर्शी में एक धातु की चौड़ी बेलनाकार नलिका होती है, जिसके एक सिरे पर, इसके आगे लिखो, जिसके एक सिरे पर, लिखो जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व अधिक द्वारक का, अधिक फोकस दूरी व अधिक द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। इसमें लिखो जिसके एक सिरे पर, एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व अधिक द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। इसके आगे लिखो तथा, इसके आगे लिखो तथा दूसरे, इसके आगे लिखो तथा, इसमें ऐसे लिखो तथा नलिका के दूसरे सिरे को
लिखो तथा नलिका के दूसरे सिरे को उस वस्तु की तरफ किया जाता है जिसको देखना होता है। लिखो तथा नलिका के दूसरे सिरे को उस वस्तु की तरफ किया जाता है जिसे देखना होता है, जिसे देखना होता है। इसके बाद में लिखो अवतल दर्पण। इसके बाद में लिखो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष। लिखो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। अब लिखो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण होता है जो चौड़ी नलिका में लगा होता है, होता है। इसके बाद लिखो उस समतल दर्पण के पास एक और पतली नलिका होती है। इसमें लिखो उस समतल दर्पण के पास एक और पतली नलिका होती है जिसके सिरे पर एक कम द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? कम फोकस दूरी व कम द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? उत्तल लेंस लगा होता है। इस उत्तल लेंस को नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका। इस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। बस ये देखो बनावट कंप्लीट, इतना ही है बस। अब देखो थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको क्या होता है। जैसे ये कोई चौड़ी नलिका है ऐसे, यहाँ पर वो लगाएगा समतल दर्पण। क्या लगाएगा? समतल दर्पण लगाएगा। और यहाँ पर जिस सिरे को हमें जिस सिरे को देखना है ना, वो सिरा किस तरफ किया जाता है? वस्तु की तरफ। जैसे मान लो मंगल ग्रह को आपको देखना है तो इसका मुंह किस तरफ करोगे आप? मंगल ग्रह की तरफ। किस तरफ? मंगल ग्रह की तरफ। अब देखो इसके अंदर ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है ना इसकी, तो इससे झुका हुआ क्या लगा होता है? समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर। किस कोण पर? 45 डिग्री। और यहाँ पर एक छोटी पाइप और होती है इस टाइप की, और इस पाइप में एक लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है। और हम यहाँ अपने आँख को कर इसको देखते हैं। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती है ना, वो इस प्रकार टकरा के फिर ऐसे आँखों में जाती है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? इस प्रकार जाती है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब आरबीसी वाला चित्र थोड़ा सा मुश्किल है। एनसीईआरटी का जो चित्र था ना, वो बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया, इसकी बनावट को आप याद कैसे रखोगे, समझ गए ना? अब देखो हालांकि ये पिछली बार आरबीएससी के अंदर बोर्ड में आ चुका है। ये प्री बोर्ड में दिया था मैंने सवाल, अरे समझ आया ना? प्री बोर्ड में सवाल दिया था, है जैसे पढ़ गया था, है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छी बात हुई ना, या खराब बात हुई? सवाल क्यों पढ़ा, है कि नहीं? मतलब अब की बार ज़्यादा चांस है कि दूरदर्शी वाले टॉपिक में से कोई सवाल नहीं आए। अब की बात ज़्यादा चांस है कि लेंस मेकर सूत्र आए या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन आए। ज़्यादा उसमें भी लेंस मेकर सूत्र के चांस है। हालांकि ऐसा नहीं दूरदर्शी वाला आ नहीं सकता, सूक्ष्मदर्शी आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है कि नहीं? लेकिन ज़्यादा चांसेज किसके हैं? लेंस मेकर सूत्र के। किसके हैं? लेंस मेकर सूत्र के। अब देखो इसके अंदर अब जैसे देखो ये यहाँ पर आपका अवतल दर्पण क्या है भाई? ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर देखो, ये अवतल दर्पण है आपका, है ना? इस अवतल दर्पण ये कौन सा अवतल दर्पण है? ये वही है जो चौड़ी नलिका के एक सिरे पर लगा था, दूसरे सिरे को किधर किया था? वस्तु की तरफ। इसको M1 कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? M1। अब देखो, अब जब इसको जो दूसरा वाला सिरा है नलिका का, उसको वस्तु की तरफ करेंगे तो प्रकाश की किरणें तो कहाँ से आ रही? मंगल ग्रह वगैरह जैसे आ रही, यानी प्लैनेट से, तो हम क्या मान सकते हैं? वो अनंत से आ रही। कहाँ से आ रही? और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है ज़्यादातर। कैसी होती? तो जैसे एक प्रकाश की किरण तो मान लो ये आ गई, और एक प्रकाश की किरण आपकी ये आ गई। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो यहाँ पर लगा होता है एक समतल दर्पण। क्या लगा होता है? एक समतल दर्पण। देखो इस प्रकार का। अब ये प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराने के बाद कैसे जाएगी? देखो इस टाइप से यहाँ पर ऐसे, ये देखो, इसको थोड़ा बड़ा बना लेना इस प्रकार। ये देखो, और ये देखो, ये इस प्रकार जा रही है ना? उससे पहले है ना, एक बार ये किरणें काटेगी, अभी काट रही थी ना, देखो इस प्रकार काटेगी। इसको थोड़ा सीधा बढ़ा लो। ये तो इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये एक तो प्रकाश की किरण यहाँ आई ऐसे इस प्रकार, दूसरी कहाँ आई? ये इस प्रकार। दूसरी कहाँ आई? ये इस प्रकार, है ना?
ये समतल दर्पण है। क्या यहाँ पे काट रही है? अब सोचो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर ये यहाँ पर काट रही है तो ये यहाँ काट रही है तो प्रतिबिंब बनाए कैसे? भाई यहाँ पर काट तो रही है तो प्रतिबिंब कैसे बनाए बताओ? तो यहाँ वो लगा होता है ना वो बड़ा लेंस, क्या होता है? लेंस। कौन सा लेंस होता है यहाँ? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उसकी ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये वाली? मुख्य अक्ष। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ? देखिए सोचो, देखिए प्रतिबिंब इसके ऊपर बनेगा। मतलब प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसे बनाते हैं? इस प्रकार प्रकाश की किरणें टकराती है तो ऐसे बनाते हैं ना? अरे इसी टाइप से तो बनाते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ कैसे बनाएंगे फिर प्रतिबिंब? सोचो, देखिए दिमाग लगाओ, कहाँ बनाए प्रतिबिंब? प्रकाश की किरणें कहाँ टकरा रही है? सोचो यहाँ टकरा रही है ना वास्तव में। अब ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें कैसे निकलती? एक तो प्रकाश की किरण ऐसे निकली और दूसरे प्रकाश की किरण ऐसे निकली। क्या चीज़ समझ आई ना? और ये इस प्रकार ये इसके अंदर किरण का मतलब यहाँ से वापस अपवर्तित हो जाती है। कैसी हो जाती है? और इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना, ये वाला प्रतिबिंब बताते हैं इसके बारे में इस प्रकार। तो क्या ये लगभग यहाँ पर इस प्रकार मिलती हुई प्रतीत होती है? अरे होती कि नहीं होती? तो यहाँ पर मिले तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? तो ये प्रतिबिंब है तो मतलब इसकी वस्तु भी तो होगी ना। तो इसकी वस्तु कौन होगी? या ये वाली जहाँ किरणें काट रही है ना, वो इसके लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य। किसका कार्य करेगा? तो सोचो यहाँ पर इस प्रकार प्रतिबिंब कैसे बनाए? यहाँ ऐसे बनाए या फिर इस प्रकार बनाए? इससे बनाए प्रतिबिंब या इससे बनाए? सोचो, देखिए दिमाग लगाओ, बता दे हरीश, बता कैसे बनाए? क्या ये हमने सही बनाया क्या? देखो देखो, है कि नहीं? मतलब ये अगर प्रतिबिंब है ना तो ये क्या है? इसके लिए आभासी वस्तु। क्या है? आभासी वस्तु। क्या है भाई? आभासी वस्तु। आभासी वस्तु का कार्य करेगी। क्या चीज़ समझ आई ना? इसको नेत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये चित्र बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? चित्र सिंपल। देखो इसके अंदर क्या है ऐसा जो मुझे बताओ आप, इसके अंदर मुश्किल है। अब जैसे कोई दूरदर्शी है, उसमें इस प्रकार की चौड़ी नली है, एक लगा यहाँ पर ये, एक यहाँ पर लगा दिया समतल दर्पण, और यहाँ पर एक पतली नली का है, यहाँ लगा है दर्पण। ये प्रकाश की किरणें ऐसे आई ऐसे गई, देखो बस। और क्या है इसके अंदर बताओ? बनावट आसान है, डेरिवेशन वगैरह कुछ है नहीं, फॉर्मूला कोई है नहीं, केवल इतना ही है बस। क्या चीज़ क्लियर है ना एकदम? अरे क्लियर है ना? तो देखो ये हो गई आपकी परावर्तक दूरदर्शी। क्या हो गई? परावर्तक दूरदर्शी। क्या हो गई भाई? परावर्तक दूरदर्शी। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो इसको एक बार जब कॉपी में बनाओ तो किताब से चेक कर लेना है ना, किताब से देखकर बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। और एक दो बार आपको रफ कॉपी में बना लेना इसको, चित्र को। अब देखो इसके अंदर ये हो गए आपके परावर्तक दूरदर्शी। क्या हो गए भाई? परावर्तक दूरदर्शी। इसके बाद देखो प्रकाशिक तंतु। क्या है भाई इसके बाद? प्रकाशिक तंतु क्या चीज़ है? अब ये तो कंप्लीट है, इससे पहले कुछ चीज़ें बताएं क्या? तो पहले हेडिंग लगाने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसमें एक तो लिखा था हमने, कुछ शब्द काम में ले रहे थे। जैसे एक तो ए वर्णक काम में लिया, एक लिया हमने वर्ण विपतन। क्या लिया? वर्ण विपतन लिया। एक हमने काम में लिया गोलीय विपतन। क्या काम में लिया? गोलीय विपतन काम में लिया। क्या चीज़ समझ आई ना? अब इनका मतलब क्या बताओ? देखिए ए वर्णक का मतलब क्या है? ये इसी वर्ण विपतन से समझ आता है। क्या चीज़ समझ आई ना? अब वर्ण विपतन दोष क्या है? कि जो लेंस की फोकस दूरी है ना, वो माध्यम पर डिपेंड करती है। माध्यम पर डिपेंड करने का मतलब अलग अलग रंग के लिए फोकस दूरी क्या होगी? अलग अलग। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है बैंगनी रंग से, तो अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? ज़्यादा। बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? ज़्यादा। अब ये ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी कम होगी कि ज़्यादा होगी बताओ? क्योंकि व्युत्क्रम में आ रहा है, देखो मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा ना। मतलब एफ आर का मान ज़्यादा होता है किससे? एफ वी से। मतलब लाल रंग के लिए फोकस दूरी ज़्यादा और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी कम होती है। जैसे ये कोई लेंस है ना, इस लेंस के अंदर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं प्रकाश की किरण को भेजूँ, श्वेत प्रकाश को, किसको भेजूँ? ये वाइट लाइट है, वाइट कलर की लाइट, मतलब सातों रंग पाए जाएंगे इसमें। अब इसमें से सातों रंग है ना, तो लाल रंग वाले के लिए तो फोकस दूरी सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग वाले के लिए सबसे कम। इसके अलावा और कैसे देख सकते हैं कि लेंस के लिए, लेंस किसका बना? कांच का बना है, तो लाल रंग का तो अपवर्तन कम होता है और बैंगनी रंग का ज़्यादा
मतलब सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से कौन भटकता है? लाल रंग भटकता है कि बैंगनी रंग? बैंगनी रंग। कौन भटकता है? हमने उसमें प्रिज्म में भी देखा था, सबसे नीचे की तरफ किरण कौन सी आ रही थी? बैंगनी वाले। और ऊपर कौन सी आ रही थी? लाल वाले। मतलब ये ज़्यादा भटकता है, ये वाला मतलब ये कम भटकता है, तो मतलब इसको इधर जाना चाहिए ना, तो ये तो कम भटकेगा, तो यहाँ जाके। और बैंगनी रंग वाला ज़्यादा भटकेगा, क्या वो यहाँ पे जाकर टकराएगा? क्या यहाँ पे जाके टकराएगा? यहाँ से भी पता चलता है देखकर हमें कि फोकस दूरी कौन सी ज़्यादा होगी। लाल रंग के लिए फोकस दूरी ज़्यादा होगी, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी। ये देखो दूरी वगैरह नाप के देख सकते हो, अरे पता लग रहा है ना, देखो ये दूरी और ये दूरी, ये पूरी इतनी। क्या चीज़ समझ आई ना? अब एक चीज़ सोचो यहाँ पर, ये तो लाल के लिए और ये बैंगनी के लिए। ये तो लाल के लिए, ये हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, या एक हमने नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती? फोकस बिंदु से। कहाँ से? ये देखो समांतर ही आ रही, लेकिन अलग अलग कलर है, तो फोकस बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में होगा भाई। मतलब लाल रंग के लिए फोकस बिंदु यहाँ दिखा रहा है, बैंगनी रंग के लिए फोकस बिंदु। अब मंगल ग्रह वगैरह या जब भी हम किसी ग्रह को देखते हैं ना, तो उसे आने वाला प्रकाश लगभग व्हाइट कलर का ही होता है। कैसा होता है? तो उसका जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब रंगीन बन जाता है। कैसा बन जाता है? रंगीन बन जाता है। क्यों बन जाता है रंगीन? क्योंकि लाल रंग और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी क्या होती है? अलग अलग। क्या होती है? इस वजह से सारे रंग एक ही जगह पे फोकसित नहीं होते। एक ही जगह पे फोकसित, अगर एक ही रंग होता तो यहाँ एक बिंदु बनता ना, जबकि 7 रंग है तो यहाँ बैंगनी और लाल के बीच में सारे रंग होंगे, यहाँ सारे। क्या चीज़ समझ आई ना? इसी दोष को वर्ण विपतन दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कोई श्वेत प्रकाश का भी प्रतिबिंब रंगीन बन जाता है, अलग अलग फोकस दूरी होने की वजह से, अलग अलग रंगों की। इसी दोष को क्या कहते हैं? वर्ण विपतन। क्या कहते हैं? इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कम कर सकते हैं एक विपरीत प्रकृति का लेंस इसके साथ जोड़कर। देखो ऐसे, अगर मैं ये वाला लेंस इसके साथ जोड़ दूँ, हालांकि इतना डीपली नॉलेज है नहीं आपके, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता, अगर इस प्रकार का मैं लेंस इस प्रकार यहाँ इसके साथ जोड़ दूँ ना, तो ये दोष कम किया, ये वाला दोष कम किया जा सकता है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? क्योंकि ये जब इससे यानी इसमें इससे भटकेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? इसको वापस, ये वाला तो फैलाता है, ये वाला झुकाता है ना, तो ये जितना झुकाएगा ना, ये उतना वापस इसको ऊपर उठा देगा। क्या चीज़ समझ आई ना? और लगभग सारे रंग एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाते हैं। इसको एक्रोमेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णक। क्या कहते हैं? अवर्णक। वर्ण विपतन दोष, जिन लेंसों में वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता, उन लेंसों क्या कहते हैं? अवर्णक। क्या कहते हैं? इसलिए ये शब्द यूज किया था। बताओ समझ आएगी नहीं ये चीज़? अब एक होता है गोलीय विपतन। गोलीय विपतन क्या होता है? गोलीय विपतन दोष, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, तो जैसे मैं कहूँ गोलीय विपतन दोष, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरे और प्रकाश किरण यहाँ से गुजरे, तो दोनों कहाँ आपतित होंगे? ये देखो इतने चौड़े भाग से गुजर रही, तो इसका तो अपवर्तन क्या होगा? सबसे, इसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होगा। सबसे क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा समय तक ये माध्यम में रही ना, मतलब लगातार भटकती जाएगी, तो क्या ये इस प्रकार यहाँ पर ऐसे टकराएगी, और ये वाले यहाँ से ऐसे। क्या चीज़ समझ आई ना? इनको सीमांत किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत। और इनको कहते हैं मार्जिनल वेव्स, मतलब उपाक्षीय, या इनको हम कह सकते हैं समाक्षीय किरणें भी कह सकते हैं ना, या इसके पास में आती है। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो इनको पेरेक्जियल भी बोलते हैं, पेरेक्जियल, पराक्षीय किरणें, पेरेक्जियल। क्या चीज़ समझ आई ना? तो ये किरणें जो होती है तो लेंस के प्रकाशिक बिंदु के निकट आपतित होती है, तो वो पहले फोकस बिंदु से पहले ही आपतित हो जाती है, ये फोकस बिंदु के बाद आपतित। इनको सीमांत कहते हैं, इनको मार्जिनल कहते हैं इंग्लिश में, इनको पेरेक्जियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेक्जियल। तो ये यहाँ जाके टकराएगी, मतलब फोकस बिंदु कहाँ हुआ? इन दोनों के बीच में हुआ। अब लेंस में इस प्रकार की चीज़ यानी पाई जाती है बहुत बड़े स्तर पर। क्या चीज़ समझ आई ना? जिससे फोकस बिंदु एक ना होकर रेखीय रूप से विस्तृत हो जाता है, रेखीय रूप से। इस प्रकार के दोष को गोलीय विपतन दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय विपतन दोष कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा दर्पण होता है ना, अगर हम ऐसा दर्पण काम में ले लें तो ये वाला दोष कम किया, बहुत हद तक ये कम किया जा सकता है। इसको कहते हैं परवलयाकार दर्पण। क्या कहते हैं? परवलयाकार दर्पण। बस यही चीज़ थी, थोड़ी बहुत काम की जानकारी। अगर समय होता तो और ज़्यादा इसके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए इसके बारे में, लेकिन सिलेबस के हिसाब से ये बहुत है ना, काफ़ी है ना। अब देखो अगला लिखो, अगली आइडिया लगा लो ताकि टॉपिक पूरा कर दें। प्रकाशिक तंतु या प्रकाशीय तंतु कहते हैं इसको, है ना। प्रकाशीय तंतु कह दो चाहे प्रकाशिक तंतु,
इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। आपने फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में सुना होगा इस प्रकार का नाम। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक तंतु। क्या होता है? प्रकाशिक तंतु। तो इसमें लिखो प्रकाशिक तंतु एक ऐसा उपकरण है, प्रकाशिक तंतु एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी युक्ति है, ऐसे लिख लेना। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग, लिखो जिसका उपयोग संकेतों की तीव्रता में हानि किए बिना, प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग संकेतों की तीव्रता में हानि किए बिना इन्हें लंबी दूरियों तक संचरित करने में किया जाता है। अब लिखो जिसका उपयोग संकेतों की तीव्रता में हानि किए बिना इन्हें लंबी दूरियों तक संचरित करने, यानी लंबी दूरियों तक संचरित करने में किया जाता है। जिसका उपयोग संकेतों की तीव्रता में हानि किए बिना इन्हें लंबी दूरियों तक संचरित करने में किया जाता है। एरो लगा के लिख लेना। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। बस अब लिखो इसकी बनावट। छोटा सा टॉपिक है बस, कुछ भी नहीं इसके अंदर। बनावट। अब लिखो इसकी बनावट। इसकी बनावट में लिखो प्रकाशिक तंतु, लिखो प्रकाशिक तंतु, इसमें लिखो प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के, प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के बेजोड़, प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के बेजोड़, लिखो बेजोड़ क्वार्ट्ज से मिलकर बना होता है। इसमें लिखो बेजोड़ क्वार्ट्ज कांच से मिलकर बना होता है। इसमें लिखो बेजोड़ क्वार्ट्ज कांच से मिलकर बना होता है। क्वार्ट्ज कांच लिख देना। लिखो बेजोड़ क्वार्ट्ज कांच से मिलकर बना होता है। लिखो प्रकाशिक तंतु एक उच्च गुणवत्ता के बेजोड़ क्वार्ट्ज कांच से मिलकर बना होता है। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, इसके आगे प्रकाशिक तंतु के, लिखो प्रकाशिक तंतु के बाहरी भाग को, प्रकाशिक तंतु के बाहरी भाग को अधिपठन, प्रकाशिक तंतु के बाहरी भाग को अधिपठन, प्रकाशिक तंतु के बाहरी भाग को अधिपठन व आंतरिक भाग को, वे आंतरिक भाग को, वे आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं। वे आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं। आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं। इसके बाद में लिखो क्रोड का अपवर्तनांक। इसके बाद में लिखो क्रोड का अपवर्तनांक अधिपठन की तुलना में, लिखो क्रोड का अपवर्तनांक अधिपठन की तुलना में अधिक होता है। क्रोड का अपवर्तनांक अधिपठन की तुलना में अधिक होता है। इसमें लिखो क्रोड का अपवर्तनांक अधिपठन की तुलना में क्या होता है भाई? अधिक होता है। इसके बाद में लिखो, इसके बाद में लिखो, इसके बाद में लिखो प्रकाशिक तंतु, लिखो प्रकाशिक तंतु का निर्माण, लिखो प्रकाशिक तंतु का निर्माण इस प्रकार किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण, कि इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण सदैव, कि इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण सदैव क्रांति कोण से अधिक रहे। आपतन कोण सदैव क्रांति कोण से अधिक रहे। आपतन कोण ये सदैव क्रांति कोण से अधिक रहे, जिससे, इसके आगे लिखो, जिससे उस प्रकाश किरण का प्रकाशिक तंतु में, इसके आगे लिखो, जिससे उस प्रकाश किरण का प्रकाशिक तंतु में बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे। बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे जिससे संकेत, इसके आगे लिखो, जिससे संकेत, इसके आगे लिखो, जिससे संकेत प्रकाश के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। यानी जिससे संकेत प्रकाश के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, है ना, पहुंच सके। ये बहुत है। देखो इसकी ये बनावट हो गई भाई। क्या हो गई इसकी? बनावट। छोटा सा टॉपिक था, यानी मतलब जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है ना, वो इस प्रकार का एक कांच होता है, बेजोड़ कांच, और उस बेजोड़ कांच में इस प्रकार, यानी इसके 2 भाग होते हैं। एक तो आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग जो है ना, ये पूरा कांच का बना होता है। जैसे ये चौक है ना, इस चौक में मैं अंदर एक यानी क्या नाम लिया गढ़ आकाश डाल दूँ, बाहर वाला ऊपर वाला जो कांच है ना, वो थोड़ा विरल देखूँ अंदर वाड़े की तुलना में, अंदर वाड़े की तुलना में। मतलब ये तो है आपका अधिपठन। क्या है? अधिपठन। ये देखो इस प्रकार, इसका अपवर्तनांक μ1 मान लो। क्या मान लो? और ये बाहर वाला क्या है? ये बाहर वाला क्या है? यानी ये सॉरी अंदर वाला क्रोड क्या है? इसका अपवर्तनांक कितना है? μ2। कितना है? μ2 का मान ज़्यादा होता है μ1 से। किससे ज़्यादा होता है? μ1 से ज़्यादा होता है। अब अगर कोई प्रकाश किरण इसके अंदर इस प्रकार प्रवेश करती है ना, ये हो जाता है जिससे स्रोत। क्या हो जाता है भाई? स्रोत हो जाता है। तो वो प्रकाश की किरण का बार बार इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
और वो उसके संकेतों में या उसके संकेतों की तीव्रता में हानि हुए बिना, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तक यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है ना, उसको एक आदर्श परावर्तक पृष्ठ माना जाता है। क्या माना जाता है? मतलब जब प्रकाश का नॉर्मल परावर्तन होता है ना, तो उसमें पृष्ठ जो है ना वो ऊर्जा का कुछ अवशोषण कर लेती है, पृष्ठ ऊर्जा का कुछ अवशोषण। लेकिन ऐसा हो कि परावर्तन जैसे पानी की सतह से हो, तो पानी की सतह में उससे परावर्तन हो प्रकाश का, तो क्या वो प्रकाश को अवशोषित करेगी? क्या वो प्रकाश को ना के बराबर अवशोषित करेगी, प्रकाश को ना के बराबर अवशोषित। इसलिए तीव्रता में हानि हुए बिना ये संकेत आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार है ना, चाहो तो इसको इस प्रकार बना दो, इस प्रकार। यहाँ ग्राही हो जाएगा, कौन हो जाएगा? और ये कौन हो गया? स्रोत। कौन हो गया? क्या ये वाली चीज़ समझ आई? बस बहुत आसान है, डायग्राम बना लेना, यही प्रकाशिक तंतु है। टॉपिक खत्म। अब इसके नीचे चाहो तो इसके उपयोग लिख सकते हो, इसके उपयोग में लिख लो सजावटी लैंपों में। इसका पहला उपयोग लिख लो सजावटी लैंपों में, सजावटी लैंपों में, सजावटी लैंपों में। इसके बाद दूसरा लिखो लंबी दूरियों तक सूचनाएं या संकेत स्थानांतरण करने में, लंबी दूरियों तक सूचनाएं या संकेत स्थानांतरण करने में, लंबी दूरियों तक संकेत या सूचनाएं स्थानांतरण करने में, स्थानांतरण करने में। तीसरा पॉइंट लिख लो इसके बाद तीसरा पॉइंट लिख लो। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या लिखोगे? जैसे हम यानी किसी चीज़ को मेडिकल में यूज़ करते हैं तो क्या लिखते हैं उसके लिए, है ना? मतलब यानी कहने मतलब यानी चिकित्सा के लिए, या ऐसे लिख दो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के आपके जब आप किसी यानी ENT हॉस्पिटल में जाओगे ना, ENT का मतलब जो नाक कान आँख का डॉक्टर होता है ना उसके पास, तो उस अस्पताल के अंदर वो आपके ऐसे ये गला वगैरह चेक करता है, एक लंबी सी केबल जैसे डालता है कुछ अंदर, वो वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर होती है अंदर वगैरह देखने के लिए, कैमरा लगा होता है उसके अंदर। क्या चीज़ समझ आई ना? इस प्रकार चिकित्सकीय क्षेत्र में, किसमें? चिकित्सकीय क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में ये इसका उपयोग हो गए। चैप्टर आपका ऑप्टिक्स वाला खत्म। अब इसमें कोई भी टॉपिक बचा नहीं है, चैप्टर एकदम कंप्लीट है। और इसके अब केवल न्यूमेरिकल बचे हैं। न्यूमेरिकल भी कुछ करा दिए थे एक वीडियो के अंदर हमने। अब जो बाकी न्यूमेरिकल बचे हैं ना, वो हमारे कल की क्लास में होंगे। तो आज ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, तो आज के लिए बहुत है।